हेलो फ्रेंड्स, मैं रमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रमन HTN क्लासेस। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं भौतिक विज्ञान से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकने वाले प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण प्रश्नमाला। तो दोस्तों, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण में, दूसरा ऑप्शन है समतल दर्पण में, तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण में, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो दोस्तों, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन समतल, उत्तल, अवतल। सेकंड ऑप्शन है समतल अवतल। थर्ड ऑप्शन है उत्तल अवतल। फोर्थ ऑप्शन है समतल उत्तल। तो दोस्तों, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है समतल उत्तल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उल्टा, दूसरा ऑप्शन है सीधा, तीसरा ऑप्शन है सीधा और उल्टा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति होती है उल्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण में, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण में, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण में, चौथा ऑप्शन है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में। तो दोस्तों, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा उत्तल एवं अवतल दोनों प्रकार के दर्पण में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, दूसरा ऑप्शन है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तीसरा ऑप्शन है आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, चौथा ऑप्शन है सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आभासी और उल्टा, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक और सीधा, तीसरा ऑप्शन है सीधा और आभासी, चौथा ऑप्शन है वास्तविक। तो दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा सीधा और आभासी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है परितारिका, दूसरा ऑप्शन है पुतली, तीसरा ऑप्शन है लेंस, चौथा ऑप्शन है पक्षमाभी पेशियां। तो दोस्तों, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को परितारिका नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल ऑप्शन थोड़ा सा गलत है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखता है। सूर्य कैसा दिखता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गोलाकार, दूसरा ऑप्शन है घनाकार, तीसरा ऑप्शन है अंडाकार, चौथा ऑप्शन है चपटा। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय सूर्य चपटा दिखता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अवतल, दूसरा ऑप्शन है उत्तल, तीसरा ऑप्शन है समतल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा और आकार में वस्तु के बराबर होगा तो याद रखना दर्पण कैसा है, समतल है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वास्तविक, दूसरा ऑप्शन है काल्पनिक, तीसरा ऑप्शन है उल्टा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वो होता है काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक, चौथा ऑप्शन है कांच। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, उसका नाम है मिट्टी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 12 है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऋणात्मक, दूसरा ऑप्शन है धनात्मक, तीसरा ऑप्शन है शून्य, चौथा ऑप्शन है अन्य। तो दोस्तों उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? वो होती है धनात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा ऑप्शन है मीटर स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है डायोप्टर, चौथा ऑप्शन है अन्य। तो दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है निम्नलिखित पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन है परावर्तन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब कोई बाल्टी पानी से भरी होती है तो उसकी गहराई हमें कम दिखाई देती है, इसका कारण होता है अपवर्तन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पानी में डाली गई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन, तीसरा ऑप्शन है परावर्तन और अपवर्तन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जब हम किसी पानी से भरी हुई बाल्टी में कोई छड़ डालते हैं तो वह हमें टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण होता है अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है फोकस, दूसरा ऑप्शन है ध्रुव, तीसरा ऑप्शन है द्वारक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सोलर कुकर होता है उसमें कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? उसमें प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है रोगियों को नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। मतलब यदि कोई रोगी है जिसके नाक में, कान में और गले में कोई समस्या है तो जांच के लिए कौन सा दर्पण डॉक्टर प्रयोग करता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों डॉक्टर द्वारा कौन सा दर्पण प्रयोग में किया लाया जाता है? अवतल दर्पण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हीरा का अपवर्तनांक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1.77, दूसरा ऑप्शन है 1.47, तीसरा ऑप्शन है 1.44, चौथा ऑप्शन है 2.42। तो दोस्तों हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.2442। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा 2.42। प्रश्न नंबर 20 है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है समतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, चौथा ऑप्शन है अन्य। तो दोस्तों मोटर गाड़ी के जो चालक होते हैं उसके सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? उसके सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है कि टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है समांतर प्रकाश पुंज, दूसरा ऑप्शन है संतृप्त प्रकाश पुंज, तीसरा ऑप्शन है अपसंतृप्त प्रकाश पुंज, चौथा ऑप्शन है सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों टॉर्च से संतृप्त प्रकाश पुंज प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आभासी और सीधा, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक और सीधा, तीसरा ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, चौथा ऑप्शन है आभासी और उल्टा। दोस्तों सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 23 है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आइरिस द्वारा, दूसरा ऑप्शन है नेत्र लेंस द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सिलियरी पेशियों द्वारा, चौथा ऑप्शन है कॉर्निया द्वारा। तो नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया सिलियरी पेशियों द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, निम्न किसी नेत्र का निकट बिंदु है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 2.5 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 2.5 मीटर, चौथा ऑप्शन है 3 मीटर। तो दोस्तों किसी नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है परिवर्ती द्वार की भांति, दूसरा ऑप्शन है दृक तंत्रिका की भांति, तीसरा ऑप्शन है पुतली की भांति, चौथा ऑप्शन है अन्य। दोस्तों जल्दी से राइट ऑप्शन टिक करिए। आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। आँख की पुतली कार्य करती है प्रतिवर्ती द्वारक की भांति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है। पहला ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर पर, दूसरा ऑप्शन है अनंत पर, तीसरा ऑप्शन है 25 मिमी पर, चौथा ऑप्शन है 25 मीटर पर। तो दोस्तों सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आभासी प्रतिबिंब, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों सिनेमा के पर्दे पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पीला रंग, दूसरा ऑप्शन है बैंगनी रंग, तीसरा ऑप्शन है नीला रंग, चौथा ऑप्शन है लाल रंग। दोस्तों लाल रंग वह रंग है जिसका प्रयोग खतरे के निशान के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किलोवाट घंटा मात्रक होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आवेश का विद्युत, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा का, तीसरा ऑप्शन है विभवांतर विद्युत का, तीसरा ऑप्शन है शक्ति का। दोस्तों किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है तांबे का, तीसरा ऑप्शन है प्लेटिनम का, चौथा ऑप्शन है टंगिस्टन का, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगिस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, प्रतिरोधकता का मात्रक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ओम मीटर, दूसरा ऑप्शन है ओम प्रति मीटर, तीसरा ऑप्शन है मीटर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रतिरोधकता का मात्रक होगा ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को कहते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अमीटर, दूसरा ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, तीसरा ऑप्शन है जनित्र, चौथा ऑप्शन है मीटर। तो दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, उसका नाम है जनित्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन है अवतल लेंस, तीसरा ऑप्शन है द्विफोकस लेंस, चौथा ऑप्शन है बेलनाकार लेंस। दोस्तों निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति अपने चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा ऑप्शन है द्विफोकस लेंस, तीसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस, चौथा ऑप्शन है बेलनाकार लेंस। दोस्तों जो दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है वह अपने चश्मे में
उत्तल लेंस का प्रयोग करता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है। तो दोस्तों जब आंख पर तेज प्रकाश पड़ता है तो आंख की पुतली का आकार कैसा हो जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बड़ा, दूसरा ऑप्शन है छोटा, तीसरा ऑप्शन है कोई परिवर्तन नहीं, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब आंख में तेज प्रकाश प्रवेश करता है तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है निकट की वस्तुओं को, दूसरा ऑप्शन है बड़ी वस्तुओं को, तीसरा ऑप्शन है दूर की वस्तुओं को, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दूरदृष्टि दोष वाली आंखें दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसे कहते हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पीत बिंदु, दूसरा ऑप्शन है अंध बिंदु, तीसरा ऑप्शन है निकट बिंदु, चौथा ऑप्शन है दूर बिंदु। तो दोस्तों मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसे कहते हैं अंध बिंदु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, मानव नेत्र में होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस, चौथा ऑप्शन है अवतल दर्पण। तो दोस्तों मानव नेत्र में होता है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है नीला, तीसरा ऑप्शन है काला, चौथा ऑप्शन है पीला। तो दोस्तों उदय और अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 2 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 1 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 4 मिनट, चौथा ऑप्शन है 3 मिनट। तो दोस्तों वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच 2 मिनट का समय अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, दूसरा है कृत्रिम स्पेक्ट्रम, तीसरा है कृत्रिम स्पेक्ट्रम और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, चौथा है सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों जो इंद्रधनुष है वो एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम होता है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है लाल, दूसरा है काला, तीसरा ऑप्शन है पीला, चौथा ऑप्शन है नीला। तो दोस्तों जब कभी अत्यधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश में सफ़र करते हैं तो बाहर देखने पर आकाश हमें काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कॉर्निया, दूसरा ऑप्शन है रेटिना, तीसरा ऑप्शन है आइरिस, चौथा ऑप्शन है पुतली। दोस्तों किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है उसे रेटिना कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है टेस्ला, तीसरा ऑप्शन है एम्पियर, चौथा ऑप्शन है मीटर। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की भौतिक विज्ञान विषय से संबंधित एक MCQ आधारित प्रश्न सीरीज़। मैं उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न सीरीज़ आपको पसंद आई होगी और आपसे अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि यदि वीडियो को देखते देखते आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा।
और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।